नमस्कार दोस्तों। आज कहानियों के सफ़रनामा में श्री शिवदेव मनहास जी की लिखी एक डोगरी कहानी गिरवी। तो आइए शुरू करते हैं। मैं भैया के घर से काफ़ी दूर निकल आया हूँ, मगर उनके मुंह से निकले शब्द अभी तक मेरा पीछा किए जा रहे हैं। मैंने अपने कदमों की गति तेज़ कर दी है, पर शब्द फिर भी पीछे नहीं छूट रहे। दोनों हाथों से मैंने कान बंद कर लिए हैं, पर वे शब्द मेरी हथेलियों को बेधते हुए कैसे कानों के पर्दों को फाड़े जा रहे हैं। जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं कि मैं बस में ही बैठ जाऊं। सड़क के किनारे लगा मील पत्थर बता रहा है कि गांव अभी भी 10 मील दूर है। कितनी आशा से पिताजी ने आज सुबह भैया के पास मुझे भेजा था। उन्हें भी क्या पता था कि उनका वे बेटा जिसकी प्रशंसा करते हुए थकते नहीं हैं, जिसे वे अक्सर सरवन पुत्र की संज्ञा दिया करते हैं, कितना बदल गया होगा। मैं ही कहाँ जाने वाला था भैया के पास। ये पिताजी ही थे कि जिनकी बुझी बुझी सी आंखों और गिड़गिड़ाते हुए हाथों ने मुझे मजबूर कर दिया, और मैं भूल गया कि मैं तो बड़े भैया के लिए सदा मूर्ख और निकम्मा ही रहा हूँ। उनके लिए मैंने कितना त्याग किया है वे क्या जाने। आज मेरी और उनकी बराबरी भी क्या है। वे ठहरे कॉलेज के प्रोफेसर और मैं एक प्राइवेट फर्म में मामूली चपरासी। फर्म का मालिक 400 रुपये देते समय मुझे इस तरह घूरता है जैसे मैं इसका भी हकदार न हूँ। मुझे आज भी याद आते हैं वो दिन जब मैं बहुत छोटा था, 3री कक्षा का विद्यार्थी, और भैया उन दिनों 8वीं में पढ़ते थे। सारा दिन दफ्तर में क्लर्क का काम करते थके हुए पिताजी घर लौटते तो हम दोनों उनसे जा लिपटते। रात को सोते समय मुझ में और भैया में ये होड़ लगी रहती कि कौन पिताजी के साथ सोता है। आखिर जीत मेरी ही होती थी। चारपाई पे लेटे हुए पिताजी भैया से पूछते, बोलो बेटा, बड़े होकर तुम क्या बनोगे? बहुत बड़ा अफसर, भैया उत्तर देते। तब पिताजी मुझसे पूछते, पप्पू तुम क्या बनोगे बड़े होकर? मैं भैया से भी बड़ा अफसर बनूंगा। आज 400 रुपये की पगार से 6 पेट पल रहे हैं। पिताजी, माताजी और 3 बहनें। हर माह उधार सिर पर चढ़ता जा रहा है। कैसे मुक्त हो पाऊंगा मैं इससे? पिताजी की दवाई पर ही 50-60 रुपये खर्च हो जाते हैं। अब तो लोगों ने उधार देना भी बंद कर दिया है। आए दिन कोई ना कोई पैसे वसूल करने चला आता है। हर बार उनसे धमकियां सुननी पड़ती हैं। न मैं ही पैसे लौटाने में समर्थ हो पाया हूँ और ना ही उन्होंने आना छोड़ा है। पीछे से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ से मैं चौंक जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं सड़क के बीचों बीच चल रहा था। एक तरफ हटने लगता हूँ कि गाड़ी यकायक मेरे निकट आकर रुकती है। गाड़ी का चालक एक भद्दी सी गाली देता हुआ फिर गाड़ी सड़क पर दौड़ा देता है। सड़क पर अब धूल ही धूल है। मैं हाथों से धूल झाड़ने लगता हूँ। गांव अभी भी 6 मील दूर है। धूल ने मेरे कपड़ों और चेहरों को पूरी तरह बदल दिया है। उंगली को माथे पर रगड़ता हूँ, एक मोटी सी परत हाथों से चिपक जाती है। मैं सोचने लगता हूँ, क्या मैं ऐसा था? चलते चलते फिर सोचें आने लगती हैं। बीते दिनों की सोचें। कैसे थे वे दिन? काश आज भी मेरे पास कुछ देने को हो तो मैं उसे भी बांट दूं। पता नहीं मैं अपने बारे में कुछ क्यों ना सोच सका। जब भैया बीए में पास हुए थे तब मैंने भी 9वीं की कक्षा उत्तीर्ण की थी। उन्होंने आगे पढ़ने की जिद की। दोनों को पढ़ाने की हैसियत पिताजी में न थी। मुझे ही पीछे हटना पड़ा। पिताजी ने भी मेरी उपेक्षा ही की। काश मैं भी जिद करता। मैं भी भैया की तरह फर्ज से आंखें मूंद लेता, घर की खस्ता हालत ना देखता। मगर तब हमारे घर में मैं शब्द का स्थान पर हम शब्द का प्रयोग लाया जाता था। मैंने एक सूट में सर्दियों की ठिठुरते शामें काटी, पर भैया के लिए 4-4 सूट बनते रहे।
माताजी मुझसे चोरी भैया को कुछ ना कुछ देती रहीं, खिलाती रहीं और मैं अनदेखा करता रहा। मुझे वह दिन भी याद है जब भैया ने अचानक आकर घर बतलाया कि उन्हें कल कॉलेज की फ़ीस भरनी है, इसके लिए 100 रुपये चाहिए। ये कहकर वह बाहर चले गए थे। इतना पैसा कहाँ से आएगा? इस पर माताजी व पिताजी में देर तक बातें होती रही थीं। न वे सोए थे और न मुझे ही नींद आई थी, मगर भैया पास ही चरपाई पर लेटे खर्राटे भरते रहे थे। सुबह भैया को पैसे मिल गए थे। कहाँ से, ये उन्होंने पूछना उचित ही ना समझा, पर मैं जानता था कि माताजी ने अपने अंतिम गहनों को भी साहूकार के पास गिरवी रख दिया था। फिर भैया के खर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते गए और घर की एक एक कीमती चीज़ कौड़ियों के भाव बिकती गई। पिताजी रिटायर हुए तो जीपीएफ से मिली राशि उधार देने वालों के खाते व रिश्तेदारों के ब्याहों में फुर हो गई। किसी ने भी विरोध नहीं किया, मैं भी चुप रहा। पर जब पिताजी की मामूली सी पेंशन में घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया तो उन्होंने मुझे एक प्राइवेट फर्म में 250 रुपये का चपरासी लगवा दिया। भैया की पढ़ाई समाप्त हुई तो उनकी कॉलेज में लेक्चरर के पद पर नियुक्ति हो गई। उसी वर्ष उन्होंने अपनी मर्जी से शादी भी कर ली और भाभी को अपने साथ शहर ले गए। फिर तो कभी कभार ही गांव आते, हर बार अपनी राम कथा सुनाते, अपने खर्चे गिनवाते और जाती बार गांव से सौगात के रूप में आटा चावल आदि ले जाते। घर का प्रत्येक सदस्य भैया व भाभी को यूं निहारता जैसे कोई प्यासा शरबत को देखता है। पर भैया या भाभी को मानो अब हमसे कोई सरोकार ही न रहा था। मुझे तो भैया से न जाने क्यों डर सा लगने लगा था। उनके आने पर मैं जहाँ तहाँ छिपता फिरता। बचपन में हारने वाला भैया जीवन की बहुत बड़ी बाजी जीत गया था। खुद को जब भी आईने में देखता हूँ तो लगता है जैसे मैं जवानी में ही बूढ़ा हो गया हूँ। जाने कितने ही सपने देखे थे माँ ने हमारी शादी के। बहू का चाव ही रहा उन्हें। भाभी तो घर में आने से पहले ही अलग हो गई। मैं शादी कर नहीं सकता क्योंकि घर में 3 जवान बहनें हैं, उनके लिए भी तो कुछ करना है। माँ ने कई बार पिताजी से बात की है, मगर अब पिताजी घुटनों में सिर दिए रहते हैं। माँ ने भैया को खत लिखवाए हैं जिनमें एक ही बात दोहराई होती है, घर आके हमसे मिल गिल जाओ, तुम्हारी बहनों की शादी करनी है। पर आज तक उनके पत्रों के उत्तर नहीं लौटे हैं। माताजी व पिताजी को अब भी बड़े भैया से आस है। चलते चलते अचानक मेरे पैर रुक गए हैं। झुककर देखता हूँ जूते का तला मुंह फाड़े हुए है। अंधेरा भी गहरा गया है। मैं जूते उठाकर हाथ में पकड़ लेता हूँ। गांव अब भी 2 मील की दूरी पर है, मगर मुझे लगता है कि अगर मैं एक भी कदम और चला तो अवश्य चकराकर गिर जाऊंगा। कुछ देर यहीं सड़क पर बैठ लूं, मगर नहीं, मुझे चलना होगा क्योंकि ये सफ़र मुझे ही तय करना है। घर पहुंचूंगा, कुछ देर लेटूंगा, तभी सुबह 6 बजे फर्म में पहुंच पाऊंगा। फर्म का मालिक 5 मिनट लेट होने पर भी नहीं छोड़ता, मगर मेरे पास तो पैसा भी नहीं बचा और तनख्वाह मिलने में अभी 3 दिन शेष हैं। अपने खर्चे के लिए मेरे पास 12 रुपये थे ही, मेरे लिए काफ़ी थे यदि भैया के घर मुझे न जाना पड़ता। उनसे कुछ न कुछ मिलने की आस मुझे थी ही, इसलिए मैंने सभी पैसों के फल ले लिए बच्चों के लिए। पहली बार उनके घर जा रहा था, खाली हाथ कैसे जाता। मगर भैया ने, जब मैं उनके घर पहुंचा तो देखा वहाँ काफ़ी लोग आए हुए हैं। नौकरों से पता चला कि वे आज अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं। मुझे घर आया देखकर भैया को जरा सी भी खुशी ना हुई। उनके माथे पर सिलवटें पड़ गई। शाम तक पार्टी चलती रही, पर किसी ने भी मेरी ओर ना देखा। जब नौकर खाना खाने लगे तो मुझे भी उन्हीं के साथ बिठा दिया गया। मैंने सिर झुकाकर खाना खाने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि भैया की इज्जत का सवाल था। वे ऊंचे स्टेटस वाले लोगों से मेरा क्या परिचय करवाते। मैं समय खोज रहा था कि उन्हें अपना प्रयोजन बताऊं,
मगर भैया ने पिक्चर का प्रोग्राम बना लिया। मेरे धैर्य का बांध टूटने लगा। मुझे घर लौटना था, इसीलिए मैंने भैया को एक तरफ बुलाकर अपनी बात कही। पहले तो वे कुछ देर चुप रहे, फिर मौन भंग कर कर बोले, देख पप्पू, पैसा तो मेरे पास है नहीं, यहाँ सोसाइटी ही ऐसी है, बहुत दिखावट करनी पड़ती है हमें। उधार ही कहीं से ले देता, पर तुम लोग उधार चुकाओगे कैसे? गिरवी रखने के लिए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। गिरवी शब्द सुनते ही मुझे लगा हम शब्द का रहा सहा महल भी गिरकर चूर हो गया है। औपचारिकतावश उन्होंने मुझे रात रुकने को कहा, पर मैं बिना किसी से कुछ कहे घर से बाहर निकल आया। उनके ठहाके और उन ठहाकों के बीच में उभरता गिरवी शब्द अभी भी मेरे पीछे चला आ रहा है। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ ने जैसे मुझे जगाया। सामने मेरा घर है, बाहर का दरवाज़ा खुला पड़ा है, भीतर से बातें होने की आवाज़ें आ रही हैं। पिताजी अब भी भैया की ही बातें कर रहे होंगे, उन्हीं का गुणगान कर रहे होंगे। क्या लाए हो भैया के घर से, सभी बहनें पूछ बैठेंगी। पिताजी व माताजी भी सवालों के ढेर लगा देंगे। उन्हें क्या उत्तर दूंगा? भीतर जाने से पहले मुझे गिरवी शब्द का कोई नया अर्थ भी खोजना होगा, जिसे मेरे घर के लोग आसानी से पचा सकें, जिससे पिताजी की आंखों की चमक बरकरार रह सके, जिससे उनकी आशाओं द्वारा निर्मित हम शब्द का महल कुछ पल और खड़ा रह सके। तो ये थी कहानी गिरवी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए सफ़र में एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।